Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the types of chemical reaction, in which I discussed the chemical combination reaction and decomposition reaction as well as its numericals. है ना? Today I discuss about the displacement reaction and double displacement reaction and its important numericals in details. So guys, let's start the topic now. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे बेटा? डिस्प्लेस कर दे। क्या कर दे बेटा? डिस्प्लेस कर दे, यानी उसकी पोजीशन को खुद ऑक्यूपाइज करके उसको एलिमिनेट कर दे। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो मैंने जैसा आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है या कोई मेटल प्रेजेंट होता है, वो किसी दूसरे जो कंपाउंड में जो मेटल या एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी प्लेस को ऑक्यूपाइज कर लेता है और उसको एलिमिनेट कर देता है। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए देखिए मैंने आपकी थ्योरी में भी लिख रखा है, a reaction in which an element and a compound react to form different substance by mutual exchange of atom। यानी जितने एटम आपके ये होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे दूसरे के उतने ही एटम को, मतलब जितने एटम इस कंपाउंड में इसके प्रेजेंट है उस सबको कौन डिस्प्लेस कर देगा? दूसरे जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो क्या कर देंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बोल सकते हैं मैंने इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? रिप्रेजेंट का मेथड क्या है? मान लीजिए जो ए था वो बी सी से रिएक्ट करा। किससे रिएक्ट करा? बी और सी से। तो उसने क्या किया? बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो बी को डिस्प्लेस कर दिया यानी बी के जगह कहाँ पर आ गया बेटा? ए आ गया और बी को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज करिए जो आपका जिंक मेटल है अगर वो कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन से रिएक्ट करे तो आप क्या देखोगे? जिंक जो होगा वो कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, जिससे कि आपको रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा और जो कॉपर होगा डिपॉजिट हो चुका है यानी वो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और आपको जो नया सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? जिंक सल्फेट। क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट, जो कि कैसा होता है बेटा? कलरलेस। जबकि कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो जब भी जिंक अगर कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो इसके ब्लू कलर सोल्यूशन को क्या कर देगा बेटा? फेड कर देगा, है ना। धीरे धीरे जो ब्लू कलर सोल्यूशन होगा वो फेड हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोटली कलरलेस, है ना, में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो प्रोसेस चल रहा है। और जो आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा वो किसका मिलेगा बेटा? कॉपर का, क्योंकि जिंक ने क्या किया है बेटा? कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख भी रखा है कि जिंक रिएक्ट विद द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो इसी तरह देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है कि सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन लेड मैग्नीशियम एंड द एग्जाम्पल्स आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही क्या है बेटा? एग्जाम्पल हैं। आप जिंक की जगह आयरन ले सकते थे, रेड ले सकते थे और साथ ही साथ आप मैग्नीशियम भी ले सकते थे, एल्युमिनियम ले सकते थे। तो जब ये सब लोगे तो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो कॉपर को क्या कर देंगे बेटा? डिस्प्लेस कर देंगे उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी गाइस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि बेटा डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब क्या करते हैं बेटा? आप लोग बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अब हम लोग एक डेमो के थ्रू समझते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सपोज करिए आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब में आप क्या करिए बेटे? टेस्ट ट्यूब में आप 10 ml इसमें, है ना, 10 ml आप कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ले लीजिए। जैसे आप कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लेंगे इसमें तो आपको क्या करना है? इसमें आयरन नेल डाल देना है। क्या डाल देना बेटा? आयरन नेल। आयरन नेल जैसे आप इसमें पुट करोगे, है ना, आयरन नेल, आयरन नेल्स है जैसे आप इसमें डालोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो वो आयरन नेल्स क्या करेंगे? कुछ समय बाद जो इसका ब्लू कलर सोल्यूशन था उसको कर देंगे, फेड्स कर देंगे, यानी उसका ब्लू कलर सोल्यूशन जो होगा वो फेड हो जाएगा। साथ ही साथ जो रेड कलर का जो पीपीटी ऑब्टेन होगा वो कॉपर नेल के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आयरन था उसने कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो रिएक्शन क्या होगी? जो आपका कॉपर सॉलिड था, सॉरी, जो आपका आयरन सॉलिड था वो कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर सॉलिड जो बनेगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। अब पता है आपको ये रेड कलर का होता है और ये जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। तो आप इस क्या ऑब्जर्व करोगे इस, है ना, जब आप ये प्रोसेस कर रहे होगे, केमिकल प्रोसेस कर रहे होगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे
जो ब्लू कलर सोल्यूशन का है कॉपर सल्फेट का, वो फेड्स होने लगा है। तो आपने ये लिख भी रखा है, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन, है ना, किसका बेटा, कॉपर सल्फेट का, है ना, फेड्स अवे। तो क्या होने लगा बेटा, फेड होने लगेगा। साथ ही साथ क्या आपको देखने मिलेगा, रेड ब्राउन या रेडिश ब्राउन पीपीटी जो होगा कॉपर सल्फेट का, कॉपर का, वो आपका बनने लगेगा आयरन नेल्स पर। किस में बनने लगेगा बेटा, आयरन नेल्स पे आपको दिखने लगेगा। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि बेटा जो भी प्रोसेस में आपने देखा कि जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके वहां पर खुद ऑक्यूपाइज कर रहा था, और क्या बना रहा था बेटा, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फेट। क्या बना रहा था बेटा, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा ध्यान रखना। तो आपको ये याद रखना है, इसको जो कॉमन नेम होता है कॉपर सल्फेट का, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाइट ट्रियोल। क्या बोलते हैं, ब्लू वाइट ट्रियोल। ठीक है बेटे, याद रखिएगा बेटा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चीज़ें कभी कभी कॉमन नेम दे देता है, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो जो कॉपर सल्फेट का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है बेटा, ब्लू वेट्रियोल कॉमन नेम होता है। तो आप ये समझ गए, आपने डेमो से भी समझ लिया। एक्चुअली में इस समय तो लैब में है नहीं, मगर अगर लैब में होते तो मैं आपको जरूर ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या है बेटा, एक्टिविटी ऑफ मेटल्स या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप ये बताइए कि बेटा जो आपकी एक्टिविटी सीरीज होती है ऑफ मेटल की, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। अब एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो पहले आप सिंपल लैंग्वेज में मेरे से समझ लीजिए कि भाई एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अगर मैं एलिमेंट्स को या जो भी मेरे पास मेटल है, अगर मैं उनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उनको रखना स्टार्ट करूं तो मुझे एक सीरीज मिलेगी। उस सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिविटी सीरीज। देखो बेटा मैं आपको डेफिनेशन बहुत छोटे में बता देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस आपके लिए को मैंने क्या बताया कि भाई एक्टिविटी सीरीज़ क्या है। एक्टिविटी सीरीज़ का मतलब ये है कि अगर मैं एलिमेंट्स या जो मेरे मेटल्स हैं, अगर मैं उनको उनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना स्टार्ट करूँ तो जो सीरीज़ प्राप्त होती है, जो सीरीज़ ऑब्टेन होती है, उसी सीरीज़ को हम लोग एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। साथ ही साथ हम लोग उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आप 12th में आओगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये कैसे बनती है या कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं, इनकी वैल्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें बात की बात है। बट अभी भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, आपको याद रखना है। अगर आपको ये सीरीज याद होगी, अभी ये मैं टेबल आपको बनवाऊंगा, अगर आपको ये याद हो गई तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर इस टॉपिक से या डबल डिस्प्लेसमेंट सेक्शन से कोई भी टॉपिक अगर आपका आ जाता है तो वो आपका कभी नहीं मिस हो सकता। आप 100% उसको अटेम्प्ट करोगे और सही तरह से कर पाओगे बेटा। तो गाइस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता करने से पहले जो अभी हमने एक्टिविटी सीरीज बताई है एलिमेंट की, वो पहले याद रखिएगा। मैंने क्या एक्टिविटी ऑफ सीरीज आपको एलिमेंट की बताई है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को या किसी मेटल को उसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव के एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना स्टार्ट करते हैं तो जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को हम लोग एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं बेटा। अब आपको मैं इलेक्ट्रोकेम जो आपने बोला ना कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, तो पहले तो इसीलिए मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में कि भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यदि कोई एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, और जब कोई एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, गेन करने लगता है, तो वो जो आपका कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर होता है। और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब रखोगे तो शुरुआत में जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो कैसे एलिमेंट रहेंगे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, बट जो लास्ट में एलिमेंट मिलेंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते होंगे, जब बल्कि क्या कर रहे होंगे, ले सकते होंगे। तो जब आपको ये सीरीज मिलेगी तो उस सीरीज को आप क्या बोलोगे, एक्टिविटी सीरीज। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, सेम यही होती है ना। तो आपको ये याद भी रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बस डेफिनेशन में ये बदल जाता है कि, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और मेटल्स, है ना, चाहे वो आपका एलिमेंट का अरेंजमेंट हो चाहे मेटल्स का अरेंजमेंट हो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी। एसआरपी का मतलब है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को या मेटल को उसके एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना स्टार्ट करूं तो जो मुझे सीरीज मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस सीरीज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलेंगे बेटे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी याद रखिएगा। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको टेबल बना रखी, यहाँ पर मैं आपको काफ़ी चीज़ें
आपको ये टेबल आपको किताब में तो मिल जाएगी, बट जो मैं ये टेबल बनवा रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप थोड़ा बढ़ा के बनाइएगा, क्योंकि मेरा पेज छोटा पड़ गया था। इसमें 22 से 25 तक के एलिमेंट्स आपके आएंगे, तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उनको यहाँ भले लिख दूँ, ठीक है, बट उनको मैं बताऊँगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, साथ ही साथ उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, कौन कौन से स्ट्रांग होंगे कौन वीक होंगे, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो आपको यही वो चीज़ें मैं सारी डिस्कस कर दूंगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट मैं आगे बढ़ के मतलब इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स को बहुत डिटेल में मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा, और जो भी आपके करोजन वगैरह है, रेंसिडिटी वगैरह है ना, तो ये डिप्लीशन ऑफ जो मेटल वगैरह है, ये सब जो कॉन्सेप्ट आएंगे, हालांकि उनको समझाने के लिए मुझे बताना इसी वीडियो में पड़ेगा सारी चीज़ें, बट उन चीज़ों को बहुत डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो गाइस जैसे आपको पता चल गया कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या कहलाता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहलाता है, तो आपका सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो होता है आपका लिथियम। क्या आता है बेटा? लिथियम। तो लिथियम सबसे पहले सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है, याद रखिएगा बेटा, लिथियम होता है। उसके बाद कौन होता है लिथियम, यानी लिथियम के बाद आता है पोटेशियम। इसको हम लोग अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाए अगर हम लोग, तो क्या बनेगी बेटा? लिक। क्या बनेगी? लिक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक मिलकर क्या बनी बेटा? लिक बनी। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एलिमेंट भी याद हो जाए और चीजें आपके आसान पढ़ने लगे। लिक, बासर, अगर इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? है ना, आप लिख सकते हो बासर, लिक बासर। ठीक है, तो आपका हो गया लिक बासर। काना मग अल मंजन, काना मग अल मंजन। ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा आपका काना, ये हो गया आपका मग अल, ये हो गया आपका मंजन। ठीक है, कर, फिकर, कोनी, सनपब। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा, कोनी, सनपब। इसके बाद आता है बेटा आपका हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आपको सारी चीज़ याद रखना, तो पहले इनकी निमोनिक्स लिख लीजिए या शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, है ना। ये हो जाएगा मंजन कर, मंजन कर फिकड़। ये हो जाएगा बेटा कोनी, ये हो जाएगा सनपब। ठीक है, तो आप किस तरह याद कर सकते हो? लिक, बासर, काना, मग, अल, मंजन, कर, फिकड़, कोनी, सनपब। अब ये हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पर, और इसके नीचे आता है बेटा चापा। क्या आता है बेटा? चापा। तो आपको चापा याद रखना है, चापा। ये वर्ड आप याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप सारी जो आपके मेटल्स होंगे आप उनको अरेंज कर सकते हो। तो पहला हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के बाद जो सी होता है वो कॉपर के लिए हो जाएगा, और जो एच आता है वो मरकरी के लिए हो जाएगा, और जो ए आता है पहला आ जाता है सिल्वर के लिए, है ना। दूसरा जो पी आता है वो आ जाएगा आपका पैलेट, है ना, प्लेटिनम के, पैलेडिनम के लिए। इसके बाद जो 23वां जो आएगा, जो आपको नीचे लिखना है, 23वां आएगा आपका प्लेटिनम, और 24वां जो आएगा आपका वो आ जाएगा आपका गोल्ड। जो बाद वाला ए आता है वो गोल्ड के लिए होता है, जो पहले वाला ए आता है वो सिल्वर के लिए होता है, ये याद रखिएगा बेटा। तो आपको क्या याद रखना है? लिक, बासर, काना, मग, अल, मंजन, कर, फिकड़, कोनी, सनपब, चापा, ये आपको याद रखना है। और चापा से पहले क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए। जो आपने मेटल को इस तरह से आपने एक सीरीज जो बनाई है, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई ताकि आप इनको याद रख सकें, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। और सबसे लास्ट में, यानी जो 25, मतलब जो सबसे लास्ट में आप चलते चले आओगे, सबसे लास्ट में जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा फ्लोरीन, यानी F2। क्या मिलेगा लास्ट में? सबसे पहले नीचे जाने पे क्या मिलेगा? F2।
अगर आप एलिमेंट की बात करें, ठीक है। मेटल में आपको कहाँ तक मिलेगा, गोल्ड तक मिलेगा, ठीक है बेटे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो जो मैंने आपको एलिमेंट की जो एक्टिविटी सीरीज में आपको जो एलिमेंट जिस तरह से मैंने अरेंज करे हैं, तो जो आपका टॉप पे जो एलिमेंट बैठे हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, है ना, क्रोमियम, आयरन यानी फेरस, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एच, है ना, मरकरी और सिल्वर, पैलेडिनम, प्लैटिनम, गोल्ड। तो ये जितने एलिमेंट्स को मैंने अरेंज कर रखा है, ये मैंने उनको उसकी एक्टिविटी सीरीज के, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रखा है। यानी एक्टिविटी सीरीज किसके ऊपर डिपेंड होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हुई है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि ये एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई है। किसके ऑर्डर में रखी गई, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बात करते हैं एक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसमें से कौन सी मेटल जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको पता है ये जो सबसे टॉप पे मेटल रहते हैं ये आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल आपके जो है मोस्ट रिएक्टिव है। किससे मोस्ट रिएक्टिव है बेटा, है ना, ये हाइड्रोजन से जितने भी आपको ऊपर मिलेंगे, ये हाइड्रोजन से क्या मिलेंगे, जितने भी आपको ऊपर के एलिमेंट मिलेंगे ये आपके हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो बीच में एलिमेंट मिलेंगे ये क्या होंगे, मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। जबकि जो टॉप पे मिल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी बेटे। तो बीच में आप क्या लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो आप मेटल्स मोर रिएक्टिव, मेटल्स मोर रिएक्टिव, है ना, मेटल्स मोर रिएक्टिव देन, मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है बेटे। तो ये जो है आपके मेटल जो है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। और जो नीचे हैं ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या कहलाएंगे, मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन से नीचे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी है। और जो सबसे लास्ट में एलिमेंट मिलेगा वो आपका क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे कम रिएक्टिव मेटल होगा, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसीलिए उसको इनर्ट एलिमेंट या मेटल भी बोलते हैं, रिएक्टिव, ठीक है बेटा। तो ये आप जो मैं दो मेरे एलिमेंट बाहर आ गए हैं, आप इनको इसी टेबल में अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा, लिथियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बेटा, गोल्ड। और जो हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ये हाइड्रोजन से क्या बेटा, कम रिएक्टिव है। ये बात सब आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखनी है इस सीरीज़ को। पहले तो आपको इस सीरीज़ आपको रट लेनी है, चाहे जैसे भी। अगर आप ये सीरीज़ नहीं रट पाए तो ये समझ लीजिएगा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सॉरी, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज़ याद होगी तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बिल्कुल याद रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता है क्यों, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो इस सीरीज में ऊपर है, जो ऊपर बैठा है वो अपने नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा। क्या कर सकता है, जो भी इस सीरीज में ऊपर बैठा है वो अपने नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। सपोज करिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जाम्पल क्या लिया, सपोज करिए लिथियम को अगर मैं KCl से रिएक्ट कराऊं, किससे रिएक्ट कराऊं, KCl से, तो के जो पोटेशियम का जो क्लोराइड वो क्या उसका सॉल्ट सॉल्यूशन है। अगर पोटेशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर मैं लिथियम को रिएक्ट कराऊं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि बेटा जो लिथियम होगा वो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा बेटा, पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो ऊपर वाला है वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, बट नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यही इंपॉर्टेंट बात थी, सिर्फ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने अभी बोली है कि जो ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो अपने नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आप सोचिए कि आपके पास लिथियम क्लोराइड यानी उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें पोटेशियम से रिएक्ट कराइए, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा, क्योंकि नीचे पोटेशियम नीचे प्रेजेंट है लिथियम के। तो आपको ये पता होना चाहिए जो लिथियम होगा वो
पोटेशियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, बट पोटेशियम कभी भी लिथियम के उसको सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये याद रखिएगा बेटा हमेशा। जो ऊपर है, ऊपर का मतलब ऊपर वाला कौन होता है बेटा? भगवान। भगवान क्या कर सकता है? नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। नीचे वाले को क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा। बट क्या नीचे वाले भगवान को डिस्प्लेस कर सकते हैं? कभी कभी नहीं कर सकते। मतलब जो इस एक्टिविटी सीरीज में अगर टॉप पे बैठा है तो अपने नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। सपोज करिए कैल्शियम है ना, अगर मैं मान लीजिए मेरे पास जिंक सल्फेट था, अगर मैं जिंक सल्फेट में कैल्शियम डाल दूं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जबकि अगर आप कैल्शियम सल्फेट ले लो और आप जिंक डालो तो कभी भी वो प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि जिंक कभी भी अपने जिंक जो है वो नीचे प्रेजेंट है, वो और कैल्शियम जो है वो ऊपर प्रेजेंट है, यानी वो कैल्शियम के सॉल्ट सॉल्यूशन से कैल्शियम को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। तो अब आपको बात समझ में आई। आप सपोज करिए अगर आपके पास है ना, मान लीजिए जिंक सल्फेट था, है ना, जिंक सल्फेट था आपके पास, आपने क्या डाल दिया बेटा? उसमें मैग्नीशियम डाल दिया, तो मैग्नीशियम जो होगा वो जिंक सल्फेट को के सोल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम ऊपर प्रेजेंट है। इसलिए आपको एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको यह आइडिया मिलेगा कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। और जो मैं आप बताने जा रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है। अगर आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो चुटकियों में हो जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कैसे चुटकियों में आप क्वेश्चन करने लगेंगे। तो आपको ये याद रखना है बेटे, जो भी अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स के सॉल्ट सॉल्यूशंस को उसको डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ बैठा हुआ है वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस बात को आप याद रखिएगा और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अपने आप आ जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन देने हो, कैसे भी क्वेश्चन हाई स्कूल में पूछे जाते हो, वो सारे के सारे आप केवल इस बेस पे कर सकते हो। और याद करने का देखो, इतनी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप कैसे याद कर सकते हो, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सनपप चापा, ये 10 बार बोलिए, 10 बार लिखिए, लिख लिख के याद करिए। अगर आप याद कर लोगे इसको तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, फर्स्ट चैप्टर पूरा तैयार, क्योंकि इस पे आधे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी से पूछे जाते हैं और आपको यही आइडिया पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब मैं आपको कुछ नया इसमें आपको बताता हूं, जो भी आपके ध्यान देना। आप जैसे मैंने यहां लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और बोला है रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं अब इनके बारे में भी बात करूंगा। बट इनसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है या रिडक्शन क्या होता है, पहले ये बात जान लेते हैं। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, या आपको मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको आगे जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, जो मेन पॉइंट था वो ये है, और मेन पॉइंट सबसे रिलेट करेगा। और ये भी याद रखिएगा, इससे आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन को भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर होता है, जो रिड्यूसिंग नेचर होता है, ये जो ऑक्सीडेशन होता है, जो रिडक्शन होता है, इन सबको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, बट मैं उसको लिखकर डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जानने से पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन गैस निकल रही हो, तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या अपने बिल्कुल, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक जो जिसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस बेस्ड होता है। तो आपको क्या रखना है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो भी एलिमेंट या जो भी ऐसा प्रोसेस हो या ऐसा केमिकल प्रोसेस हो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, वो हमेशा प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीडेशन। तो बेटा आप ऑक्सीडेशन को कैसे बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें ऑक्सीजन या तो जोड़ रही हो या तो हाइड्रोजन निकल रही हो या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं वो आपके ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो हो रही हो ऐड हो रही हो जबकि ऑक्सीजन निकल रही हो, है ना। तो आप बोल सकते हो रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें या तो आपका हाइड्रोजन गैस जोड़ रही हो या हाइड्रोजन एटम जो है वो जुड़ रहे हो और ऑक्सीजन एटम निकल रहे हो। इस टाइप के जो प्रोसेस होता है उसको रिडक्शन बोलते हो। और साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो कि जो भी ऐसा प्रोसेस होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या जो इलेक्ट्रॉन को, है ना, ले लेगा, तो इस टाइप का जो प्रोसेस होगा उसको भी हम लोग रिडक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन।
तो इतनी बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो आप बताइए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रहे हैं, जो क्या शो कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको भी मैं दो पार्ट में बांट देता हूं। एक तरफ मैं बताऊंगा, है ना, एक तरफ मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नेचर, एक तरफ बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इधर मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन, क्या बता रहा हूं बेटा, ऑक्सीडेशन, है ना, और इधर है आपका रिडक्शन, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, आर ए। तो मैं क्या करता हूं, इनको यहां से ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको, इसको भी मैंने दो पार्ट में इसलिए बांटा। अब बेटा आपको ऑक्सीडेशन पता चल चुका है, आपको रिडक्शन भी पता चल चुका है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन या लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होंगे उनको आप बोलते हो रिडक्शन। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा एजेंट जिस वर्ड में आ जाए तो उसका मतलब होता है वो काम दूसरे के लिए हो रहा है। जैसे LIC एजेंट होता है, LIC एजेंट क्या करता है, वो आपके काम करता होता है, हाँ, वो आपकी पॉलिसी को प्रीमियम भर रहा होता है, जबकि आप जो होते हो वो आपके लिए काम कर रहा है, तो एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो जैसे कहीं पर एजेंट लिखा मतलब वो काम वो दूसरे के लिए करेगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसे, है ना, आपके कंपाउंड या आपके ऐसे एलिमेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, जो क्या करेंगे बेटा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे बेटा, खुद तो रिड्यूस ही होने हैं। जब वो खुद रिड्यूस होंगे तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो आपके एजेंट होते हैं उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप लिखा है देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब ऑक्सीडेशन जो होगा वो दूसरे का होगा, ऑक्सीडेशन जो होगा वो दूसरे का, एजेंट का मतलब दूसरा, हमेशा याद रखना। तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे का होगा, ऐसे जो आपके एजेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, तो रिड्यूसिंग किसके लिए, यानी रिडक्शन किसके लिए हो रहा होगा, वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। जब भी आपको एजेंट के बारे में बात बोली जाए, बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए एजेंट का मतलब ये तो दूसरे के लिए होना कौन सा प्रोसेस है, आगे क्या लिखा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन वो दूसरे को करेगा, यानी ऑक्सीडाइज दूसरे को करेगा, खुद क्या होगा, खुद तो दूसरा प्रोसेस होगा ना, वो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब वो दूसरे के लिए, तो रिड्यूसिंग यानी रिडक्शन जो होगा वो दूसरे का करेगा, जबकि खुद क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका लिथियम है, यानी जो आपके टॉप में ये बैठे रहते हैं, है ना, ये जो टॉप में आपके एलिमेंट बैठे रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छे आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बहुत ही अच्छे आपके क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी, है ना, ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा, ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी अगर मैं इस तरह से अगर एक लाइन खींच दूं तो मैं ये बता सकता हूं कि अगर आप नीचे जाओगे तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर है या रिड्यूसिंग एजेंट का जो करेक्टर है वो धीरे धीरे नीचे जाने पर डिक्रीज करता जाएगा। क्या करता जाएगा बेटा, डिक्रीज करता जाएगा। कौन सा करेक्टर बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का जो करेक्टर होगा वो नीचे जाने पर डिक्रीज करता जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिथियम और पोटेशियम में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया लिथियम जो है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू द पोटेशियम, क्योंकि नीचे जाने पर रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है। तो आपको ये भी बात क्लियर हो गई ना। आपको इसीलिए मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अच्छा मैं बताऊं, एक चीज याद रखिएगा, जो दूसरे को क्या कर रहा हो, रिड्यूस, यानी वो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। यानी जो आप ये इस तरह से अगर देखोगे किसी सीरीज में, अगर ऊपर की तरफ आओगे तो या आप क्या देखोगे, अगर नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि जो ऑक्सीडेशन नेचर है वो क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। यानी लिथियम बहुत अच्छे तरह से ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम। यानी इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले कौन लूज करेगा, पहले लिथियम लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन शो करता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नेचर। आप देखिए एक तरफ कैल्शियम है एक तरफ सोडियम है, कैल्शियम और सोडियम में से अच्छा ऑक्सीडेशन कौन करता है, किसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा, तो बेटा आपको पता है कैल्शियम का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा एज कंपेयर टू द सोडियम। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ये भी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं, है ना,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है जैसे जैसे नीचे जाने पर रिड्यूसिंग जो एजेंट था वो करेक्टर डिक्रीज करता है, जबकि नीचे जाने पर जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर होता है वो बढ़ता रहता है। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है, क्योंकि सबसे नीचे तो यही प्रेजेंट होता है। सबसे नीचे कौन प्रेजेंट होता है? फ्लोरीन। तो सबसे नीचे जाने पर क्या होगा बेटा? जो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, है ना, एलिमेंट का, वो क्या होता रहता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम और सोडियम में से ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम और सोडियम में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो सोडियम बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू द पोटेशियम। तो ये याद रखेंगे ना आप बात को, ये चीजें आपको याद रखनी है बेटा। जो डाउनवर्ड में एरो मतलब नीचे जाने पर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। नीचे जाने पर क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। तो मैं इंक्रीज का साइन भी लगा देता हूँ, यहाँ इंक्रीज लिख देता हूँ, ठीक है। इंक्रीज करेगा, कौन करेगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जबकि रिड्यूसिंग नेचर नीचे जाने पर क्या कर रहा था बेटा? डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? डिक्रीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज लिख लीजिएगा। आपको पता है ये क्या करेगा बेटा? इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जाने पे इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे जाने पे क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। अब अच्छा बताइए, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा बेटा? ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। जो अच्छा जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी वो दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज। तो खुद क्या हो रहा होगा बेटा? रिड्यूस। खुद क्या होगा बेटा? रिड्यूस। तो नीचे जाने पे आप क्या देखोगे, है ना? तो आपका अगर बोला जाए कि भैया रिडक्शन किसका, बहुत रिडक्शन सबसे आसानी से किसका हो सकता है, या फिर आपसे पूछा जाए कि नीचे जाने पे आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बढ़ रहा है, बट, है ना, और रिडक्शन का क्या मतलब है? तो रिडक्शन का मतलब भी जान लीजिए। तो आपको पता है जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होता है? रिड्यूस। यानी नीचे जाओगे तो आप क्या देखोगे? जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपका जो रिडक्शन का, है ना, प्रोसेस वो बढ़ जाएगा। यानी सबसे अच्छा रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर जो आपके ऐसे एलिमेंट है जो तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, बट जो नीचे एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो आपके एलिमेंट है क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो नीचे जाने पर जो रिडक्शन का प्रोसेस होगा वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, यानी इंक्रीज करने लगेगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि मैंने कहाँ इंक्रीज लिख रखा है, कहाँ मैंने डिक्रीज लिख रखा है। आप भी अगर इसको इस तरह से देखना चाहो कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप इसको भी डाउनवर्ड में कर दीजिए, कि सारे डाउनवर्ड में, तो पहला और लास्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। नीचे जाने पर क्या करेगा? डिक्रीज। बाकी दोनों क्या करेंगे बेटा? इंक्रीज करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक आप बातों को समझ पाए आसानी से, क्योंकि बेटा आपको इतना ही समझना बहुत था। ये मैंने आपको एडिशनल जानकारी इसलिए दी है ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें चीज़ों को आसान हो जाए, कि आप पता कर लो कि भाई कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटे? तो ऑब्जर्व करने से पहले हम क्या जानते हैं कि भाई आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ली, साथ ही साथ आपने एक्टिविटी ऑफ सीरीज पढ़ ली मेटल की, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि यूज ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी सीरीज का क्या यूज है, क्या यूज है, तो वो देखते हैं। पहला मैंने लिखा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कौन सी जो रिएक्शन होगी फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो सपोज करिए मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन इन एग्जांपल्स में लिखते जाऊंगा और आपको बताना है रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट का आपका सोल्यूशन है और अगर आप उसमें जिंक डाल दीजिए तो क्या होगा बेटा? तो आपको पता है, जो आप पढ़िए क्या था बेटा? लिक बासर काना मग अल मंजन, यानी जन का मतलब जिंक ऊपर है और कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे आता है, यानी ये ऊपर है तो ये नीचे है, तो नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से ये जिंक क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यानी ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन क्या बेटा? फिजिबल है, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। जबकि अगर वो आपको दे देता कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और उसमें कॉपर डालिए, क्या होगा? तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप बताइए कॉपर तो नीचे है, जिंक ऊपर है, तो नीचे वाला कभी ऊपर वाले के सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये रिएक्शन तभी फिजिबल है जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। जब ये किस डायरेक्शन में हो बेटा? इस डायरेक्शन में हो, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जैसा आप ऊपर देख चुके हो। समझ में आई बेटा? तो ये सारी चीजें आप फिजिबिलिटी जान सकते हो। और एग्जांपल देखिए, सपोज करिए मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है बेटा, क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट, और मैंने उसमें कॉपर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? कॉपर। तो अब बोला सिल्वर नाइट्रेट में अगर आपने कॉपर डाला तो क्या बनेगा बेटा? बताएं। तो आप बताइए, कॉपर ऊपर आता है, सिल्वर तो नीचे आता है ना, सिल्वर और नीचे आता है, कॉपर से भी नीचे आता है। तो जो ऊपर प्रेजेंट है वो अपने नीचे वाले के सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि आपका कॉपर नाइट्रेट तो बनना तय है, कॉपर नाइट्रेट तो बनना तय, और सिल्वर क्या हो जाएगा बेटा? प्रिसिपिटेट हो जाएगा सिल्वर। तो ये रिएक्शन फिजिबल प्रेजेंट है, ये रिएक्शन क्या बेटा? फिजिबल है।
देखिए मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ। क्यों थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ? क्या मैं ये लिखवाऊँ कि कॉपर सल्फेट है ना रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हो, इसलिए मैं केवल और केवल रिएक्शंस पे कंसंट्रेट करूंगा। आपको इसकी थ्योरी खुद ही लिखनी है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, है ना। सपोज करिए सिल्वर नाइट्रेट था, क्या था बेटा आपको, मैंने सिल्वर नाइट्रेट दिया और मैंने कहा बेटा एल्युमिनियम अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में एल्युमिनियम मेटल डाल दूं तो क्या होगा, तो आपको पता है एल्युमिनियम नाइट्रेट बनना तय है। एल्युमिनियम नाइट्रेट बनना तय है। क्यों बेटा तय है? उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में, जबकि जो आपका सिल्वर है वो नीचे प्रेजेंट है। तो आपका पता है कि जो ऊपर प्रेजेंट होता है एलिमेंट एक्टिविटी सीरीज में, वो अपने नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता चली। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है क्या होगा अगर वाटर को, है ना, अगर मैं आयरन से रिएक्ट कराऊं। क्या कराऊं बेटा? अगर मैं वाटर को आयरन से रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा? तो आप बताइए। हाइड्रोजन का ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, आयरन अगर आपने डाला है तो आयरन क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस करेगा। और जब डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। क्या निकाल देगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ पर 4H2O ले लीजिए। तो क्लियर हुआ ये बात। इस तरह से आपको फिजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए रिएक्शन की। तो यानी आपका जो यूज है एक्टिविटी सीरीज का वो आपको ये बताता है कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। चलिए आप बताइए, आपको मैं नेक्स्ट आपसे पूछ रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपके लिए कराता हूँ। आप बताइए क्या होगा। मैंने H2O में अगर सोडियम मेटल डाल दिया तो क्या होगा। तो आपको पता है सोडियम मेटल तो ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नीचे प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का ये सॉल्ट सोल्यूशन है, तो हाइड्रोजन के सॉल्ट सोल्यूशन को से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर देगा? सोडियम कर सकता है, क्योंकि सोडियम तो ऊपर है। देखिए ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम कहाँ बैठा है? सोडियम तो ये बैठा है। हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन तो ये है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बहुत नीचे है। हाइड्रोजन नीचे यानी हाइड्रोजन के सॉल्ट सोल्यूशन से सोडियम क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? NaOH। क्या बनाएगा? NaOH। और साथ ही साथ क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? चीजों को एनालाइज आसानी से कर सकते हो, कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई डाइल्यूट एसिड ले ली, है ना। अब मैंने क्या किया, जिंक से अगर रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हो, ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जिंक जो होगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। जबकि अगर मान लीजिए आपको मैं कहता हूँ कि HCl से अगर आपने रिएक्शन कराई है जिंक की, तो क्या होगा बेटा? बिल्कुल हाइड्रोजन का तो सॉल्ट वो है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो ये देख रहे हो, इस तरह से रिएक्शन होगा। अगर उसने कह दिया बेटा कि आपका सिल्वर अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन होगी, या बताइए। अगर वो बोला प्लैटिनम अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, या कॉपर अगर HCl से रिएक्शन करेगा, प्लेटिनम था, ये कॉपर है, HCl से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होनी, क्योंकि आप बताइए हाइड्रोजन से नीचे कौन प्रेजेंट है? चापा ही तो प्रेजेंट है। चापा में कौन आता है? कॉपर आता है, मरकरी आता है, सिल्वर आता है, प्लेटिनम आता है, पैलेडिनम आता है, गोल्ड आता है। तो ये हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये नीचे प्रेजेंट है। तो ये ऊपर वाले अपने हाइड्रोजन के सॉल्ट सोल्यूशन से उसको कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या है बेटे। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिससे मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि बेटे आप किस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर आप पहचान सकते हैं। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके भी, है ना। आपके लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि आपको बोल रहा है आपके पास KBr है और Cl2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपको पहले ये बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है, दूसरा बोल रहा है अगर आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है और आप Br2 से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। और आपसे बोल रहा है कि, है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपके पास KCl है और आप अगर F2 लोगे तो क्या प्रोसेस होगा वो बताएं। साथ ही साथ उसने और बोला है कि अगर आपके पास KF है और Cl2 रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। आपके पास KF है और Br2 रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। आपके पास KF है, पोटेशियम फ्लोराइड है और आपका I2 रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। इनमें से पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन, बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा,
आपको जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहा था तो मैंने वहाँ बताया था कि सबसे नीचे आपको मिलता है फ्लोरीन, फ्लोरीन से ऊपर मिलता है क्लोरीन, क्लोरीन से ऊपर मिलता है ब्रोमीन, ब्रोमीन से ऊपर मिलेगा आपको आयोडीन। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है ना, एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख रखा है या एक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है। तो आप बताइए, अब ये के बी आर है ना, तो क्या अब ये बी आर को सी एल क्या कर सकता है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? आप बताइए क्या डिस्प्लेस कर पाएगा ये? सोचिए, क्या हो पाएगी ये रिएक्शन या ये प्रोसेस हो पाएगा? बोलिए, सोचिए जरा। अब मैं आपको बताऊं ये प्रोसेस क्यों हो पाएगा और कैसे नहीं हो पाएगा, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आपको पता है क्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट आसानी से कर सकता है। जबकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो नीचे बैठा है, बट इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप के बी आर या कह सकते हैं कोई भी हाइड्रोजन का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उससे अगर आप कोई हैवी हाइड्रोजन ले लोगे, मतलब ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस सब चीज़ को समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपका आयोडीन का सॉल्ट है, तो अगर आपने ब्रोमीन ले लिया तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। आपके पास ब्रोमीन का सॉल्ट है, आपने क्लोरीन ले लिया तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। आपके पास फ्लोरीन का सॉल्ट है और अगर आप कोई भी हाइड्रोजन ले लो तो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन को तो कोई डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता। हाइड्रोजन तो है ना, हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडेशन नेचर शो करता है ना। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उनको जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई गैसेस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। कितना होता है बेटा? जीरो होता है ना। तो ये सारे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? जीरो है कि नहीं है? है कि नहीं है? पहले ये बताइए, है कि नहीं है? समझना बेटा, इनका मैंने बोल दिया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? जीरो है। यानी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब भी कोई फ्री स्टेट में कोई गैस प्रेजेंट होती है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो मानी जाती है। क्या मानी जाती है? जीरो। तो आप जब ये जीरो है तो ये क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडेशन होना चाहेगा, यानी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। जबकि बी आर की यहाँ कितनी है? बी आर की -1 है। कितनी होगी बेटा? -1। के आई की भी -1 है, क्लोरीन की भी -1 है। क्यों -1 है? क्योंकि इन्होंने पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना। तो यहाँ पोटेशियम की तो आप जानते हैं, पोटेशियम एक ही इलेक्ट्रॉन तो लूज करता है, तो पोटेशियम की +1 होगी हमेशा। पोटेशियम की क्या होगी? +1। पोटेशियम की हमेशा क्या होगी बेटा? +1। जितने भी एल्कलाई मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है बेटा? +1 होता है। क्या होता है बेटा? हमेशा +1। देखिए, जो मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मैंने आपको इसके बारे में तो बता दिया बेटा, अब मैं इनके बारे में चर्चा करके आपको इनके एग्जाम्पल्स को क्या कर रहा हूँ बेटा? है, डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आप बताइए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, कोई भी सॉल्ट होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो बताइए, के बी आर का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना होगा? जीरो होगा बेटा, है ना। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब ये प्लस माइनस जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा? जीरो के बराबर ही तो निकलेंगे। तो आप बताइए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? जीरो। अब क्या क्लोरीन ऑक्सीडाइज, आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नेचर कौन शो करेगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, ध्यान देना बेटा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो आपका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो आपका क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है बेटा? बढ़ने लगता है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो? तो आप क्या देखोगे यहाँ पर? ध्यान समझिएगा बेटा। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया कि नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो बढ़ता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है बेटा? बढ़ता है। यानी ये क्या करेगा बेटा? वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस। अब देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? वो क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि आ जाए या बढ़ जाए तो उसका मतलब उसका क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। तो बेटा क्लोरीन जो होता है आपको सबसे नीचे मिलेगा, है ना, फ्लोरीन के ऊपर ही तो मिलेगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो मैंने बताया था सबसे नीचे आपको फ्लोरीन मिलेगा, उससे ऊपर आपको क्लोरीन मिलेगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन मिलेगा। तो फाइनली सबसे नीचे यानी नीचे की तरफ जाओगे तो आपका क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ने लगता है। यानी इसकी जो फ्लोरीन की टेंडेंसी होगी या क्लोरीन की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी बेटा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की और खुद क्या होने की? रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी। तो अब बताइए, क्लोरीन अगर जब ये रिएक्ट करेगा तो इस क्या बना लेगा बेटा? KCl बना लेगा और क्या कर देगा? Br2 को अलग कर देगा। तो आप मुझे बताइए, जब ये प्रोसेस होगा तो अब यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? जीरो, -1। और जब ब्रोमीन का कितना हो गया? जीरो। आप कोई -1 से देखो, -1 से कहाँ पहुंचा बेटा? जीरो पे। यानी इसमें कितने की वृद्धि हुई बेटा? +1 की वृद्धि हुई है, एक बढ़ा है ना इसका। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है यानी क्या करा? क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता था? ऑक्सीडेशन नेचर को मैंने आपको बताया था
ध्यान दीजिएगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते खुद क्या हो जाए, खुद तो रिड्यूस हो रहा है ना। देखो इसका जीरो से क्या जा रहा है, जीरो से -1 में जा रहा है, इसका मतलब इसमें -1 की क्या होगी बेटा, कमी हो गई इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, मतलब खुद तो ये रिड्यूस हो गया मगर इसने ब्रोमीन को क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको जो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर होता है किसका बेटा, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है किसका, ऑक्सीडेशन नेचर, जो भी आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो बढ़ने लगता है, या किसी भी एलिमेंट का नीचे जाने पर जो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो बढ़ने लगता है, यानी दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या होगा बेटा, वो खुद रिड्यूस होने लगेगा, मतलब ये प्रोसेस होगा। क्यों, बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल आपकी एक्टिविटी रूल्स आपके इलेक्ट्रोकेमिकल रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने ये क्या कर रहा है, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, देखो इसमें +1 इसने जोड़ दिया है बेटा, तो ब्रोमीन को तो इसने ऑक्सीडाइज करा दिया और खुद क्या होगा बेटा, रिड्यूस, मतलब बिल्कुल सही है। आप बताइए, ब्रोमीन अगर ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, KBr, और क्या निकाल देगा, I2। तो अभी आयोडीन की -1 थी, अब कितनी हो गई बेटा, 0। मैंने बताया ना जब फ्री स्टेट में या मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई रहता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, जबकि ब्रोमीन की 0 से कितनी होगी बेटा, -1, चेक करो, है ना। तो ब्रोमीन ने क्या किया, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, KF बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगी, Cl2 निकल जाएगी। अब Cl2 माइनस से क्या आ गया बेटा, 0 में, और फ्लोरीन 0 से कहाँ आ गया बेटा, -1 में। तो ये देख लो फ्लोरीन का तो बेटा रिडक्शन हुआ, बट वो कैसे बिहेव करा, वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये याद रखना हमेशा, फ्लोरीन क्या होता है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सारी चीजें अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में सब आने वाली हैं, यही सारी चीजें मुझे अगले वीडियो में आपको समझानी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा दूंगा, तो वहां पर आपका जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा, वहां मैं और चीजों के बारे में बात कर लूंगा। आप सपोज करिए यहाँ फ्लोरीन का कितना -1 है, क्योंकि +1 तो किसका होता है बेटा, पोटेशियम का, तो यहाँ पर कितना है, -1 है, और क्लोरीन का कितना, 0। अब क्या क्लोरीन जो होगा इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, अगर ये प्रोसेस हो भी जाए, ध्यान दीजिए, अगर ये प्रोसेस हो जाए तो ये क्या बनाएगा, KCl, और साथ में बनाएगा F2, क्या बनाएगा, F2। तो अब क्या ये बताइए, क्या फ्लोरीन -1 से 0 पे जा सकता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो वो क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्यों, क्या वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, बताइए कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है, आप सोचिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन ऊपर है बेटा फ्लोरीन से, मतलब फ्लोरीन का बहुत अच्छा नेचर होता है कि वो किसी को ऑक्सीडाइज कर सके, क्या कर सके बेटा, किसी को ऑक्सीडाइज कर सके, और खुद क्या हो सके, रिड्यूस, खुद क्या हो सके बेटा, रिड्यूस। तो अब बेटा क्या आप देखो कि यहां पर क्लोरीन क्या फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कभी करा पाएगी, या उसका इतना अच्छा नेचर है कि वो ऑक्सीडेशन का, कि फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करा देगी, तो ये कभी नहीं करा पाएगी। क्यों नहीं करा पाएगी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ऊपर बैठी हुई है, और नीचे जाने पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है। तो बेटा क्लोरीन कभी भी फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकती, मतलब ये प्रोसेस कभी होगा ही नहीं, और ये प्रोसेस होगा भी तो रिवर्स में पॉसिबल है, वो उल्टा देखिए, उल्टा जब ये प्रोसेस होगा तब तो ये प्रोसेस हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाला देखिए, बिल्कुल नहीं होना, जब क्लोरीन नहीं कर पाए तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन तो क्लोरीन से भी क्या है बेटा ऊपर, तो ये भी प्रोसेस नहीं होना, मगर रिवर्स में ये भी पॉसिबल है, ये भी प्रोसेस नहीं होना क्योंकि ये भी रिवर्स में पॉसिबल है। तो ये बात आप समझ पाए कि आपका ऑक्सीडेशन यानी जो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर होता है नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, जिसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा वही दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। आप फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नेचर जो है या ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट का जो नेचर है वो ज़्यादा है क्लोरीन से, तो ये हमेशा क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मगर क्लोरीन कभी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। तो इस बारे में भी आप अपनी चीज़ों को याद रखिएगा, जितनी मैंने आपको ये चीज़ें दी हैं, अगर आपको एक बार में चीज़ें नहीं क्लियर हो रही तो बार बार वीडियो को रिवर्स करके मेरी बातों को बार बार सुने और उनको लिख लें कहीं पर, ताकि आपको क्या हो बेटा, आसानी हो चीज़ों को समझने में। यानी आप नीचे जाओगे तो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, यानी जो सबसे नीचे बैठा होगा वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बेटा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब वो खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा। अब वो खुद रिड्यूस पहले से हुआ बैठा है, तो अब उसको कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, कोई नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। उससे कम जरूर कौन है बेटा, क्लोरीन होता है ना, बट फ्लोरीन के सॉल्ट से कभी भी क्लोरीन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आपको एक चीज और मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूं कि सपोज करिए किसी भी हाइड्रोजन का सॉल्ट है,
क्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपका फ्लोरीन का सॉल्ट है तो उसको कोई भी हाइड्रोजन कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आपका क्लोरीन का सॉल्ट है तो उसको केवल फ्लोरीन डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, बाकी कोई सॉल्ट नहीं कर सकता। अगर आपके पास ब्रोमीन का सॉल्ट है तो केवल आपका फ्लोरीन और क्लोरीन उसको डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, आयोडीन कभी नहीं कर पाएगा। अगर आपका आयोडीन का सॉल्ट है तो आपका क्लोरीन भी उसको डिस्प्लेस कर देगा, फ्लोरीन भी कर देगा और ब्रोमीन भी कर देगा, ठीक है। बट फ्लोरीन के सॉल्ट को कोई भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो गाइस इतनी भी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई किस तरह से मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीजें समझाई ताकि आपके लिए क्या हो जाए, चीजों बहुत आसानी हो जाए और चीजों को आप आसानी से समझने लगे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। आप क्या करते हैं, आपको ये सारी चीजें अपने कॉपियों में आसानी से बिल्कुल अच्छी तरह लिखनी है। थ्योरेटिकल आप ये कैसे लिखोगे, है ना, तो आप लिखोगे, है ना, कि पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज फिजिबल ड्यू टू क्लोरीन इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इस इट इट इज कंपैरिजन टू द ब्रोमीन। तो आप इस तरह से लिखकर आप क्या करोगे, इनके लिख लोगे, बाद में आप इस रिएक्शन को इस तरह से लिख लीजिएगा। देखिए मैंने समझाने के लिए बताई है आपको, अगर अभी समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत आपको आसानी होने वाली है गाइस, है ना। अगर आपको आसानी होगी तो जाहिर सी बात है आप अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है गाइस, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो पहले मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्या हो जाते हैं बेटा, इसमें आयंस जो होते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाते हैं और नए प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, जो ए है वो क्या कर रहा है बेटा, ए जो है वो सी को डिस्प्लेस कर दे रहा है और जो सी है वो ए को क्या कर दे रहा है बेटा, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो क्या बन रहा है बेटा, ए डी बन रहा है, क्योंकि सी को डिस्प्लेस करेगा तो ए डी बनेगा और बी बी सी बन जाएगा। तो ये जो आपको देख रहे हो ना, ये किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल मैं आपको और समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है और आप NaOH से रिएक्शन करा रहे हो, यानी एसिड बेस जो भी रिएक्शन होती है इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आप देखिए ये आयन जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन आयन जो होगा वो सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देगा। तो मतलब बनेगा क्या, NaCl और वाटर, HOH का मतलब क्या होता है, वाटर। तो आपने देखा सोडियम ने H को डिस्प्लेस किया तो NaCl बन गया और H ने सोडियम को डिस्प्लेसमेंट किया तो क्या बना बेटा, OH। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। म्यूचुअल जो आयंस है वो क्या एक दूसरे को क्या कर दे रहे बेटा, डिस्प्लेस कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप समझिएगा बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वही मैंने लिख रखा है। आ रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स, है ना, अभी मैं बात करूंगा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। A reaction in which two ionic compound in the solution react to form two other compounds। तो क्या बनाते हैं, आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड बनाते हैं। बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिएक्शन। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, उसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको ये याद भी रखना है, ठीक है गाइस। यही चीज मैंने देखो नोट में लिख रखी है। द रिएक्शन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। मान लीजिए इन दो आयनिक जो सॉल्ट कंपाउंड्स होते हैं इनकी रिएक्शंस में कोई कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है जो इनसॉल्युबल रहता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो आपका ऐसा आयनिक जब ऐसी रिएक्शन हो दो आयनिक कंपाउंड के बीच में तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो या पार्शली सॉल्युबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो गाइस आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ना, या आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारी जो एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट के ही एग्जांपल हैं। अब क्या करता हूँ, इस चीज़ों को अच्छे समझने के लिए मैं कुछ क्या करता हूँ बेटा, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रखता हूँ और कुछ सारी प्रॉब्लम को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, आपके सामने इसकी थ्योरी भी एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी फिर आप थ्योरी खुद भी लिख सकते हो, है ना। सपोज करिए बोल रहा है व्हेन एन एक्वा सोल्यूशन
क्या बोल रहा है, व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन, when an aqua solution of silver nitrate is treated with ac- है ना, treated with an aqua solution of sodium chloride, a white precipitate, precipitate को पीपीटी बोलते हैं बेटा, of silver chloride is formed। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, आपसे उसने क्या बोला कि आपका जो अगर एक्वा सोल्यूशन है बेटा सिल्वर नाइट्रेट का, है ना, एक्वा सोल्यूशन है, और अगर आपने NaCl का एक्वा सोल्यूशन उसमें डाल दिया बेटे, तो आपका क्या बनेगा, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और साथ ही साथ आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जो कि प्रिसिपिटेट होगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसीलिए ये जो बना ये आपका क्या कहलाएगा, पीपीटी कहलाएगा, और इस टाइप की रिएक्शन आपकी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप देखिए, सिल्वर ने सोडियम को एक्सचेंज कर दिया, है ना, और सोडियम ने सिल्वर को एक्सचेंज कर दिया, है ना, तो इससे क्या हो गया बेटा आपका, ये एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं, सोडियम इसके एनायन के साथ कंबाइन कर सकता है, इसका कटायन इसके एनायन के साथ कंबाइन कर जाता है। तो इसी टाइप की जो म्यूचुअल आयनिक एक्सचेंजिंग रिएक्शन होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने ऊपर बोला था आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड, जो कि अभी जब मैं कार्बनेट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब वहां मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिटेल में। अभी आप इतना याद रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मतलब ये ऐसे बनते हैं जब आपका ट्रांसफर या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज करिए सोडियम के आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 2, 8 और 1 होता है, जो कि आप 9th में सीख चुके हो, है ना। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2, 8, 7। अब इसको ऑक्टेट तो बेटा कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर देता है, जिसको क्लोरीन गेन कर लेता है। जब ये लूज करेगा तो क्या बना लेगा बेटा, कटायन। तब इसका क्या बन जाता है, 2, 8, है ना, इसका कन्फिग्रेशन बन जाता है, यानी इसकी ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि क्लोरीन एनायन बना लेता है, जो भी इसका भी क्या हो जाता है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब जो, है ना, आपको पता है अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो इसीलिए जो NaCl होता है इनके बीच में क्या होता है, बहुत सारा फोर्स जो होता है वो वर्क कर रहा होता है, इसीलिए NaCl आपस में बाइंड अप हो जाते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और फाइनली हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे भी। ठीक है गेट बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई, उसके एग्जांपल बताए, कुछ नोट बताए, और आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड बेस रिएक्शन भी बताई, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब मैं 2-3 एग्जांपल और देके क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो आप जानते हो, है ना, कि सपोज करिए आपका बेरियम क्लोराइड है। अगर बेरियम क्लोराइड को मैं H2SO4 से रिएक्ट कराऊं, तो ये आपको पता है कि जो इसका एनायनिक पार्ट होगा वो इसके कटायनिक पार्ट से जुड़ जाएगा, जो इसका एनायनिक पार्ट होगा वो इसके कटायनिक पार्ट से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, BaSO4 प्लस 2HCl। तो आप देख रहे हो BaSO4 क्या है बेटा, ये इनसॉल्युबल या पार्शली सॉल्युबल, है ना, ये आपका कह सकते हैं सॉल्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं, पीपीटी का साइन भी बेटा डाउनवर्ड की तरफ होता है ना, यानी प्रिसिपिटेट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने क्या करा बेटा, अगर आपने लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट का मतलब आपको ये फॉर्मूले मैंने 9th में सिखाया बेटा, है, लेड नाइट्रेट, लेड का मतलब Pb, नाइट्रेट का मतलब NO3। तो आपको पता है Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं और NO3 के ऊपर 1 माइनस होता है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर लेड नाइट्रेट को अगर आप H2SO4 से रिएक्शन कराते हो तो आपका बनता है लेड सल्फेट, है ना, क्योंकि इसका जो कटायनिक पार्ट है इसके एनायनिक पार्ट से जुड़ जाएगा, इसका एनायनिक पार्ट इसके कटायनिक पार्ट से जुड़ जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट, और साथ ही साथ आपका बनेगा 2HNO3। क्या बनेगा, 2HNO3, यानी ये नाइट्रिक एसिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, नाइट्रिक एसिड। और ये कहलाता है लेड सल्फेट। क्या कहलाता है, लेड सल्फेट, है ना। तो लेड सल्फेट जो होता है इसका व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है। क्या मिलता है बेटा, व्हाइट पीपीटी मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है ना। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं।
अगर आप आगे देखो, सपोज करिए अगर मैंने आपको कॉपर सल्फेट दे दिया और कॉपर सल्फेट में अगर मैंने H2S गैस पास करा दी, तो आपको कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलता है। कैसा मिलता है बेटा? इसका ब्लैक पीपीटी ऑब्टेन होता है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है या पार्सली सॉल्युबल होता है, और साथ में आपको H2SO4 मिलता है, जिसको आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे आपने रिएक्शन करी? क्योंकि बेटा इसका जो कटायनिक पार्ट होगा इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका जो कटायनिक पार्ट होगा इसके एनायनिक पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया बेटा? कॉपर सल्फाइड और साथ में आपका H2SO4। क्लियर हो गया बेटा? है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आप देखिएगा बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी बात कर लेता हूँ, है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर होती क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। जब भी किसी एसिड और बेस के बीच में अगर कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सपोज करिए अगर मैंने लिखा है NaOH अगर रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो क्या बनेगा? तो आप आसानी से बता दोगे बेटा कि इसका जो एनायनिक कटायनिक पार्ट है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, जो इसका कटायनिक पार्ट है वो इसके एनायनिक पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो मतलब ये क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस वाटर, यानी सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनता है ना? सपोज करिए अगर मैंने बोल दिया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने ले रखा है और आपने H2SO4 से रिएक्शन कराया, तो क्या होगा बेटा? तो ये बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट अब इस टाइप की जो बेसिक रिएक्शंस होगी आप इसको तो आसानी से कर सकते हो, बट अगर मैंने इसमें ट्विस्ट एंड टर्न डाल दिया तो आप इसको भी करने में थोड़ा से क्या हो जाओगे? डाउट आएगा। कैसे? अगर मैंने सपोज करिए मैंने यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड दे दिया और यहाँ पर मैंने आपको SO3 दे दिया, आप बताइए क्या बनेगा? तो आप नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पर भी ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जब भी आपको सामने एसिड और बेस दे रखा है तब तो आप रिएक्शन आसानी से कर सकते हो। आप तुरंत उसमें क्या करोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दोगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बट आपको जब 2 ऑक्साइड दी हो या कभी भी कोई भी ऑक्साइड दी हो, उनके बीच में अगर आपको रिएक्शन करानी हो, तो पहले आपका काम होता है उनमें पानी डालिए। क्या डालिए? वाटर ऐड करिए। आप इसमें भी वाटर ऐड करिए, इसमें भी वाटर ऐड करिए। जब इन दोनों में वाटर आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 2 मोल ऑफ NaOH। ये क्या बनेगा? H2SO4। तो जो प्रोडक्ट NaOH H2SO4 के साथ बनाता था, वही प्रोडक्ट Na2O SO3 के साथ बनाएगा। तो क्या बनाएगा? Na2SO4। ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, इससे पहले अगर मैंने लिखा होता Na2O और SO3 का क्या प्रोडक्ट बनेगा तो आप नहीं बता पाते। बट आपको कहीं पर भी कोई ऑक्साइड दिखे, आपका काम है उसमें पानी डालिए और फिर उसको जो भी आता है उसे ट्रीटमेंट करिए। यानी जो SO3 है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? SO4 है ना, H2SO4 का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर मैं बोलूं Na2O किसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो NaOH का रिप्रेजेंटेटिव है ये। अगर सपोज करें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को बोल दिया कि बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को आप SO3 से रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा? तो आपको पता है पहले आपको क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करिए। जैसे वाटर ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर वाटर ऐड करोगे तो बन जाएगा H2SO4। मतलब जब जो रिएक्शन इनके बीच में होगी, यानी इनके बीच में रिएक्शन होगी कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर बनेगा, जबकि इनके बीच में क्या बनेगा बेटा? जो इनके बीच में बनेगा वही इनके बीच में बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। बट वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर तो आपने ऐड करके जो जान रहे हो वो बन रहा है। जो आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड करें वही 2 तो निकले, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड नहीं किए, इसलिए आपका जो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। तो आपको याद रखना है, इस टाइप की रिएक्शन भी कभी कभी आपको दे देता है ना, और आपसे पूछ लेता है काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो इस टाइप से आपको मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बता दी है। अब आपको मैं इससे पहले आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इनके बारे में बता चुका हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। इरिवर्सिबल मतलब जो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस होती है उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जो बोथ डायरेक्शन में क्या हो सकती है ना, अकरिंग होती है, उनको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटे? तो यह बात आपको समझ में आ रही है? अब हम लोग आपने दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, डिटेल में क्लियर कर चुके हैं। आपका मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने दोनों ही आपको क्या कर दिए बेटा? बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करा देता हूं, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और आसानी से चीज़ों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है। क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है? बोल रहा है a rod of metal M is placed in aqueous solution of lead nitrate। यानी जो M मेटल की जो रॉड है उसको हम लोगों ने लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में पुट कर दिया, यानी रख दिया है। इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम,
है ना, ये ऑब्जर्व किया गया कुछ समय बाद, आ थिन लेयर ऑफ लेड गेट्स डिपॉजिटेड, जो आपकी थिन लेयर थी लेड की वो डिपॉजिट होने लगी, है ना, ऑन द रॉड ऑफ एम, यानी एम रॉड के ऊपर वो क्या होने लगी बेटा, डिपॉजिट होने लगी, विच इज मोर रिएक्टिव, लेड और एम। आपसे बोला इनमें से कौन मोर रिएक्टिव होगा, तो पहले प्रोसेस क्या हुआ उस चीज को समझ लीजिए। आपके पास लेड नाइट्रेट था ना, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और आपने एम डाला है तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई प्रोडक्ट बना होगा, और साथ में लेड क्या होगा बेटा, प्रिसिपिटेट हुआ है, यानी जो एम है उसने क्या किया है, लेड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, जो एम है वो हमेशा क्या होगा बेटा, लेड के ऊपर उपस्थित होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या आपके एक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, और जो ऊपर होता है वो आपका मोर रिएक्टिव होता है। याद आ रहा है, तो आपको पता चल गया आंसर क्या होगा बेटा, एम इज मोर रिएक्टिव देन, मोर रिएक्टिव देन किससे बेटा, आपका लेड से। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर निकल के आ गया। सिंपल सा, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा होगा और आंसर देखो कितना छोटा होगा, क्यों, क्योंकि आपको अगर आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, लिक बासर काना मगल मंजन कर फिकर कोनी सनपप चापा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, चीजों को जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप एक लाइन में क्वेश्चन को बिल्कुल क्या कर दोगे, डिफाइन कर सकते हो। आपसे बोला ना कि लेड नाइट्रेट था, उसके सोल्यूशन मैंने एम रॉड डाल दिया, उसके बाद कुछ थिन लेयर जो थी वो लेड की एम के ऊपर जमने लगी या बनने लगी, तो इसका मतलब जो एम था उसने लेड नाइट्रेट को क्या कर दिया, लेड के नाइट्रेट के सोल्यूशन से लेड को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये हुआ जो एम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए उसने क्या कर दिया बेटा, लेड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी जो एम है वो ऊपर प्रेजेंट है। तो आपको पता है, आप जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आप देखते हो एक्टिविटी सीरीज, वो आप क्या देखते हो, जितने ऊपर आपके एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे एलिमेंट होते हैं वो आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो याद आ रहा है आपको, इस तरह से आपने क्या दे दिया, आंसर दे दिया, जो एम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे बेटा, आपके, है ना, लेड से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग two reaction out of the following two reactions, which one is displacement reaction, which one is displacement reaction, and which one is a combination reaction। ठीक है, बोल रहा है इनमें से नीचे दी हुई गई रिएक्शन में से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्या बोल रहा है, 2Ki रिएक्ट विथ Cl2, है ना, टू फॉर्म 2KCl प्लस I2। तो आपसे पूछ रहा है नीचे दी हुई दोनों रिएक्शन में कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हो गई आपकी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी ये, क्योंकि बेटा Cl क्या कर रहा है, I को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप समझ गए, यानी ए जो है वो क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जबकि जो बी है वो क्या है बेटा, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर हो गया बेटा, इस तरह से आपके क्या करेंगे बेटा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, why is it that when a piece of zinc is in a solution dipped in a solution of copper sulfate, the blue color of copper sulfate solution disappear।
and the solution becomes colorless। ठीक है, तो आप ये बात समझिएगा बेटे, बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैंने इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था कि जब भी आप जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में अगर जब भी आप पुट करते हो या रखते हो तो कुछ समय बाद जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो फेड हो जाता है और आपका कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है, यानी जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कम कन्वर्ट हो जाता है आपके कलरलेस सॉल्यूशन में। तो आपसे बोल रहा है ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि जब भी आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक डालोगे तो जिंक क्या कर देगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है, इसलिए आपका जो कलरलेस जो सोल्यूशन है वो बनता है। क्यों, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होती है। क्या हो रही थी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, क्योंकि बेटा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कौन कर सकता है, जिंक कर सकता है। तो जिंक जैसे करेगा तो जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस सोल्यूशन बनाता है, तो इसलिए वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है वो खत्म ही हो गया बेटा, क्योंकि ब्लू कलर का सोल्यूशन किसकी वजह से था बेटा, कॉपर सल्फेट की वजह से। अब कॉपर सल्फेट के सारे जो कॉपर के आइटम है वो डिस्प्लेस कौन करता है, जिंक करता जा रहा है, तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो फेड्स होने लगेगा और साथ ही साथ क्या बनने लगेगा, कलरलेस सोल्यूशन बनने लगेगा। इसीलिए है ना, क्योंकि बेटा जिंक क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो आप बोल सकते हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो गाइस, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को आसानी से एनालाइज कर सकते हो और चीज़ों को इसी तरह से जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इट दैट व्हेन अ piece of zinc is dipped in a solution of mercury chloride, a black deposit is formed on zinc? Identify more reactive metal and the types of reaction। उसने बोला है अगर आप जिंक को मरकरी क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड, और मरकरी जो हो रहा है वो बेटा प्रिसिपिटेट हो रहा होगा और ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट होता है किसके ऊपर बेटा, जिंक के ऊपर हो रहा है। अब पूछ रहा है इनमें से मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है ना, मोर रिएक्टिव मेटल कौन है ना, बोला मोर रिएक्टिव कौन है बेटा, जिंक है या फिर मरकरी है। तो आपको पता मोर रिएक्टिव मेटल कौन होगा बेटा, जिंक, क्योंकि जिंक ऊपर प्रेजेंट है बेटा। कहाँ प्रेजेंट है, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, मरकरी तो बेटा बहुत नीचे है, कॉपर से भी नीचे है। अब बोल रहा है कि है ना, एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको पता है ये बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस एज द डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोला जो नीचे दी गई रिएक्शंस है इसमें से आप बताइए भाई इनमें से कौन सी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आप चलिए इसकी तरफ चलते हैं बेटा। पहले को देखते हैं, ये आपका देख रहा है, बोल रहा है दो जो आपका 2 पोटेशियम नाइट्रेट है वो किस में टूट रहा है, पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। तो आपको पता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए। यानी ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा। ठीक है, आप देखिए जिंक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से देख करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है, तो ये आपको पता है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आप देखिए सी देखिएगा, ये क्या निकल नाइट्रेट, ये क्या बेटा NaOH, क्या बेटा NaOH, निकल नाइट्रेट और NaOH आपस में लेकर के बना रहा है निकल हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। देख रहे हो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो निकल से जुड़ रहा है और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो सोडियम से जुड़ रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर हो रहा है। आप देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो या आप चीज़ों को नहीं एनालाइज कर पा रहे हो तो आप ये याद रखिएगा, आपको ये नहीं पता कि हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है जिंक से, तो यानी जिंक उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो हो रहा है वो टूट जा रहा है कॉपर और ऑक्सीजन में, तो ये आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। जबकि क्लोरीन अगर NaBr को क्या कर रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूट करके Br2 और NaCl में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल रहा है, तो ये भी आपकी क्या है बेटा, ये भी आपकी डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है, क्योंकि देखो MgO में से Mg को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, कार्बन, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखना है बेटा। अब ये तो आपको पता ही है बेटा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। क्लोरेट या जो होता है जब भी उसको तोड़ते हो तो वो आपका सॉल्ट और ऑक्सीजन आपको देता है, तो आपको पता है ये कैसी रिएक्शन है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा आपकी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं उनमें से भी ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये उनमें से भी ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो गाइज मैंने आपको क्या किए हैं, मैंने आपको 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करा दिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, और आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपके लिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या करना है, आपको जितना मैंने पढ़ाया है इसको हमेशा के लिए याद रखना है, और हर एक चीज़ को एनालाइज करते हुए उसको उसी फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है गाइज। आज का वीडियो मैं अभी यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ जो आगे के जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, और ऑक्सीडेशन इन एवरीडे इन लाइफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिप्लीशन ऑफ मेटल, जिसको हम लोग करोजन बोलते हैं, है ना, रेंसिडिटी या रस्टिंग ऑफ आयरन, इन सारे केसेस को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।